घुस जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ ना, बट ये ड्रास्टिकली नहीं आया है। ड्रास्टिकली मतलब क्या, एक दिन में नहीं आया है, 2 दिन 3 दिन में नहीं आया है, ये आराम से आया है, स्लोली आया है, ड्रास्टिकली नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ में क्या कह रहा है, फोर्थ पैराग्राफ का इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव पे यदि हम ये देखें, ये कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी और मशीन्स थे ये स्लोली आ रहे थे, स्लोली बन रहे थे, ठीक है। तो इसका मेन इम्पैक्ट क्या था। अब देखो एक बात बताओ, पहले के टाइम का कंप्यूटर खरीदना, मतलब 1950s के टाइम पे कंप्यूटर खरीदना और आज के टाइम पे कंप्यूटर खरीदना, कौन सा सस्ता पड़ेगा, आज के टाइम पड़ेगा ना। अब उस टाइम पे जो लोग होंगे, जब वो कोई मशीन खरीदेंगे, जो भी कोई मशीन खरीदेंगे, उनको क्या लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, ऑब्वियसली बात है ना। पहली चीज क्या लगेगा, मनी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, मनी ज्यादा लगेगा। सेकेंड चीज क्या, उसका लैंड एरिया ज्यादा लगेगा। अब आज के टाइम पे तो नहीं है ना कि 2 या 4 रूम में फिक्स हो गया, जब वो स्टार्टिंग में बना होगा तो बहुत बड़ा बना होगा, ठीक है ना। जो आपका यदि आप पेंसिल, अब लाइक इन द सेंस जो आज की गन्स हम यूज करते हैं, पहले के टाइम पे गन्स भी जो होती तो क्या हुई, डेवलप हुई ना, गन्स भी डेवलप एरा में हुई। आपके स्पेक्स पहले देखे होंगे, गांधी जी टाइप के स्पेक्स, इतने मोटे मोटे बच्चे पहनते थे, सुभाष चंद्र बोस के स्पेक्स देखो। बट आज के स्पेक्स देखो क्या हुआ, बंदों ने लेंस करवा लिया, फिर उसके बाद लेजर ट्रीटमेंट हो गई, ये सारी चीजें नई डेवलपमेंट हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, जो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव में देखो, जब इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन सेटअप होगी तो एक तरीके से ना आज के टाइम की इंडस्ट्रीज में मशीन वैसी नहीं होगी, वो क्या होगी, बड़े लेवल पे होगी। तो उसको सबसे पहले तो खरीदने में मुश्किल होगी, मनी। सेकंड चीज है वो लैंड एरिया ज्यादा एक्वायर कर लेगी, लैंड एरिया क्या करेगी, ज्यादा एक्वायर कर लेगी। तीसरी चीज क्या है, चलो मशीन मैंने खरीद ली, बाई चांस मशीन मैंने खरीद ली, अब साला बाई चांस यदि खराब हो गया, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट उसका अलग, और रिपेयरिंग करने के लिए उस स्किल वर्कर को ढूंढना, क्योंकि भैया कोई तो नहीं कर सकता ना। अब उस टाइम पे जिसने मशीन में आए वही जानते हैं उसको कैसे सुधारना है, ठीक है। तो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट। उसके साथ साथ क्या होता है, यदि बाय चांस मशीन कभी टूट गया, ठीक है, तो रिपेयरिंग करने के लिए जिसने बनाया उसको पकड़ो, उससे ज्यादा पैसा लगेगा, उसको लेके आना, ठीक है, उसको खाना खिलाना, उसका रखना पीना जो भी है वो सब इंतजाम करना। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरीके का मेरा मेन मोटिव क्या था कि देखो कुछ जो फैक्ट्री, जो कुछ फैक्ट्रीज के जो सेट है वो तो ठीक है, कुछ मशीन पे शिफ्ट हो गए, बट मेजोरिटी जो ब्रिटेन के अंदर जो फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे वो बेसिकली कौन थे, उन्होंने मशीन्स की जगह किसको ले रखा था, वर्कर्स को ले रखा था, ताकि वर्कर्स ही क्या करें, काम करें, क्योंकि वर्कर्स एक्सेस अमाउंट में थे और उनको ज्यादा उस पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। अब कोई वर्कर यदि कूद के मर गया, ठीक है, यदि बाई चांस मर गया तो उसको ज्यादा बस थोड़ा बहुत है ना मुआवजा दे दिया और वापस से कंपनी चालू। अब यदि बाई चांस यदि मशीन खराब हो गई तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन फैक्टर क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर एक फेस चेंज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक कहीं से consider the case of steam engine. James Watt improved the steam engine produced by Newcomb and patented the new engine 1781. His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model. फिर blah blah करके पूरी कहानी सिंपली बता दो क्या है। हाँ एक और चीज बता दो, देखो मशीन्स आ गई, मशीन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ गई, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, सबसे पहला मशीन चलाने के लिए तुमको क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए। कौन से वर्कर्स चाहिए, जो स्किल, जिसके पास क्या स्किल हो। तो उनको क्या करना पड़ेगा, तुमको स्किल सिखाना पड़ेगा। स्किल सिखाने के लिए तुमको क्या लगाना पड़ेगा, मनी लगाना पड़ेगा, और जब मनी लगाओगे तभी तो स्किल सीखेगा। तो वो सब इतना तामझाम करने से बढ़िया उन्होंने सोचा है काम करता है मैनुअली वर्कर जो उन्हीं को रखते हैं, मशीन को मारो गोली, ठीक है, क्लियर है ना। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, क्या नहीं हटी नहीं, देखो 20% जो है वो तो मशीन की तरफ शिफ्ट है, बट मेजोरिटी तो भी मैनुअली काम करेंगे ना, ये मैं कह रहा हूँ। वो मैं उन मैनुअली के बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं मशीन को अपनाया, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है स्टीम इंजन का, ठीक है। स्टीम इंजन किसने बनाया, जेम्स वॉट ने बनाया 1781 में, ठीक है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया वो उसके मैथ्यू बर्टन ने किया, न्यू मॉडल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ 19th century there were no more than 321 steam engines all over England. Of these 80 were in cotton industries, 9 in wool industry and the rest in mining, canal works and iron works. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century.
लाइक देखो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन बेसिकली यूज कैसे होता था, 320 ये जितना डाटा है मतलब 321 थे, अब 321 स्टीम इंजन ब्रिटेन के अंदर, स्टीम इंजन समझते हो ना क्या होता है? अरे मेरी देवी वो चुप चुप वाली ट्रेन नहीं देखी कदर में, कदर देखी है ना, हाँ उसमें सनी देओल और वो हीरोइन होती है, कोयला जन होता है स्टीम इंजन है। पुरानी पिक्चर देखा करो, साउथ की मूवी से हटो थोड़ा। ओ गदर एक्सप्लेन करता 321 स्टीम इंजन क्या थे, ऑल ओवर इंग्लैंड में थे। अब देखो जब स्टीम इंजन डेवलपमेंट हुआ तो स्टार्टिंग में किसी ने नहीं खरीदा, सेकंड जब स्टीम इंजन का किसी ने बड़े स्केल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया तो ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि हम ब्रिटेन ही मेजर कंसीडर कर रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर 321 स्टीम इंजन लेके आए। अब स्टीम इंजन पीछे क्या करते हैं, आपके वो बोगीज बनाते हैं, उस बोगी के ऊपर सामान लोड करते हैं। तो पहले स्टीम इंजन का यूज बेसिकली किसके लिए यूज करते थे, कॉटन के लिए, ठीक है, कॉटन के लिए यूज करते थे। बट लेटर आते आते इसी स्टीम इंजन का यूज बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए यूज करते थे। अब यहाँ पे टॉप सुनो हाइड्रोजन अप्रोच। अब देखो जो मैनुअल पे ऊपर डिपेंड होगा उसको क्या मालूम होगा कि स्टीम इंजन से वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। अब लाइक देखो कि आज तुम सब, आज पहले के टाइम पे तुम क्या यूज करते थे, फर्स्ट सेकंड क्लास में पेंसिल यूज करते थे ना कॉपी में, अब तुम क्या यूज करते हो, पेन यूज करते हो, ठीक है। बट एक पेंसिल एरा से तुमको पेन एरा आने में तुमने कब पहचाना कि मुझे पेन यूज करना कंफर्टेबल है, जब तुम बड़ी क्लास में गए, बोर्ड में गए, वरना पहले तो पेंसिल यूज करते थे ना। तो उसी तरीके से इस टाइम पीरियड में क्या था, जब स्टीम इंजन डेवलप हुआ तो स्टीम इंजन बेसिकली डेवलप जो ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्ट का साधन है, तो ये ट्रांसपोर्ट सबसे पहले किसका करता था, कॉटन का करता था। बट कोई व्यक्ति होगा, किसी ने गलती से ना कुछ सामान रख दिया होगा तो उसने समझा होगा नहीं यार स्टीम इंजन का यूज है ना इस पर्पज से भी हो सकता है, दूसरी और चीज के लिए पर्पज से भी यूज हो सकता है। तो उसने क्या किया, उस पर्पज वे से क्या किया, उसको फिर यूज करना चालू किया, फिर उसी को देखा देखी किसी और ने यूज किया, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी क्या हुई, बूम हुई, ठीक है, समझ में आया। फिर टेक्नोलॉजी पहले स्लोली क्यों थी, फिर टेक्नोलॉजी बूम कैसे हुई, क्लियर है, क्या हो गया टेंशन में। उसके बाद क्या होता है, इट इज इन कोड इंडस्ट्रीज, माइंस इन 9 इन, देखो कोड इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता था, फिर माइंस के अंदर यूज होता था। माइंस किसको बोलते हैं, जहां पे खदान है, ठीक है। 321 steam engines all over England. Of this 18 were in coal industries, 9 in wool industries, and rest in mining, canal works and iron works. Steam engines were not used in any of the other industry till much later in the century. वही बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद so even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by industries. Clear है? भैया कोई डाउट है? देवी डाउट है? अब ना Historians now have come to increasingly recognize that the typical workers in the mid-19th century was not a machine operator but the traditional care person level. तो ले लेके रिजल्ट क्या आया कि देखो बेसिकली डिपेंड किस पे थे, मेजॉरिटी में ट्रेडिशनली मेथड पे डिपेंड थे, और माइनॉरिटी लेवल्स पे किस पे डिपेंड थे, लोकल किस पे डिपेंड थे, अर्बन एरियाज के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर कौन सी, कॉटन और आयरन की। भैया 4 फैक्टर में किस तरीके से चेंज आया ड्रामेटिक स्पीडली, समझ में आ गया ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बोर्ड में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। बताओ मैं बोला, कौन बोला, क्यों बेटा मशीन को कि वर्कर्स को, कौन बोलता है वर्कर्स को प्रेफर करें हैंडल्स को, मशीन को प्रेफर कर रहे हैं, तो तुम दोनों किस में बोल रही हो, एक मिनट, हाँ तुम चारों किस में डिफाइन कर रही हो, वर्कर्स मोर देन द स्टीम पावर, उसके बारे में ये पूरा का पूरा है। अब उसको मैं बताता हूँ पूरी कहानी में, ठीक है। चौक का डस्ट, इसका मेन बेसिक्स क्या है, यहाँ पे ये कि इंडस्ट्रीज बोले तो कौन, सेठ लोग हैंड क्या बोलते हैं, वर्कर्स को क्यों प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कर्स को क्या बोला जाता है, हैंड लेबर, ठीक है ना, लेबर हैंड से काम करेगा ना, करेगा हैंड लेबर, ठीक है। हैंड लेबर स्टीम के ऊपर प्रेफर क्यों करते थे, सबसे पहला पॉइंट लिखो, प्लेंटी ऑफ लेबर, फटाफट, प्लेंटी ऑफ लेबर, प्लेंटी, इसी में मैच कर ले, इसी में सोशल कर ले, क्या बोलते हैं, हमने बोला कि 20% वर्कर्स कहाँ से कर रहे हैं, मशीन से। बट अब ये जो मशीन में शिफ्ट हुए, ये ओपन फार्म से शिफ्ट हुए, इनकी एक्सेस अमाउंट ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि शहरों में यहाँ मशीन एकदम से यहाँ ज्यादा तो नहीं होंगे, मुश्किल है 4 या 5 होंगे, उन 4-5 के अंदर यदि 1,500-2,000 वर्कर ही घुस जाएंगे, 20% मतलब ज्यादा होता है,
ठीक है ना, 20% समझ रहे हो ना, 20-30-40,000 इतने। यदि ये घुस जाएंगे तो एक्सेस अमाउंट में वर्कर्स हैं, तो एक में रीजन ये हो जाता है कि मशीन पे क्यों शिफ्ट होना जब एक्सेस अमाउंट में वर्कर्स हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज देखो, सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री लिख रहे हो बेटा, कहाँ लिख लिया? तो बड़े कंजूस हो यार, पेन यूज नहीं करते। एक मिनट, जिसको मालूम है एड्रेस करो। हाँ इधर, हाँ आपको चांस मिलता है। अब बैठो, अब देखो दिवाली है, दिवाली पे तुम लोग क्या करते हो? ये वाह, सही आंसर पहली बार टाइम पे दिया, ठीक है, वरना बोलेंगे सर चद्दर डाल के मैं उस दिन भी सोचता। चेंज ऑफ इंडस्ट्री के अंदर क्या है देखो, अब दिवाली का टाइम है, दिवाली कब आती है? नवंबर। उसी टाइम पे हम क्या फोड़ते हैं? पटाखे, ठीक है, पटाखे। अब पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखों की डिमांड क्या होती है उस टाइम पे? ज्यादा होती है। जब पटाखों की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्रोडक्शन भी क्या होगा? बट दिवाली एंड होने के बाद पटाखों की डिमांड ज्यादा रहती है क्या? अरे रहती है ना, शादी तक, ठीक है, बट इन कंपेरिजन टू दिवाली उतनी कम रहती है। फिर अब हम कहाँ आते हैं? गर्मी और बारिश की तरफ। उनकी डिमांड ज्यादा रहती है, कम रहती है? अरे मेरे भाई, शादी के बाद की बात पूछ रहा हूँ, नहीं रहती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एक सीजनल चेंज हो रहा है। अब उन पटाखों के ऊपर जो इंडस्ट्रीज लगी होगी वो क्या होगी? सीजनल बेसिस पे होगी। तो यहाँ पे क्या है? सीजनल चेंज इन इंडस्ट्री, एक पॉइंट है सीजनल चेंज इन इंडस्ट्री। अब देखो बेसिकली क्या है, देखो बेसिकली क्या है कि ये हमने मशीन्स क्या किया, यानी मैंने मशीन्स रख ली है, मशीन मैंने किस लिए रख ली है? अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? किसी से लोन ले लूंगा, मैं किसी से लोन ले लूंगा और मैंने एक बड़े अमाउंट के अंदर मशीन को क्या कर दिया? सेटअप कर दिया, सेटअप कर दिया। अब होता क्या है कि मशीन तो मैंने सेटअप कर दिया, बट मेरा जो इंडस्ट्री है, मतलब मैं जिस चीज का प्रोडक्शन करूंगा वो, यदि मैं प्रोडक्शन क्रैकर्स का करूंगा, क्रैकर समझते हो ना, पटाखे, तो मेरा क्या सिर्फ एक सर्टेन टाइम पीरियड तक क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो सीजन होगा। उस सीजन के बाद मेरा जो इंडस्ट्री मतलब मेरा जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, सीजनल नेचर हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, ब्रिटेन के अंदर क्या था कि वो लोग ये सोचते थे यदि हमने मशीन्स रख ली है, ठीक है, और जिन मशीन्स रख ली है और जो मशीन्स मतलब जो सीजनल चेंज के हिसाब से उन्होंने मशीन्स रख ली है, लाइक इन द सेंस क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मशीन्स को हमने सेटअप कर दिया और यदि उसका प्रोडक्शन किसी सीजनल चेंज के बेसिस पे, प्रोडक्शन मतलब समझ लो इंडस्ट्री, यदि किसी एक सर्टेन सीजन के बेस पे चलता है, ठीक है, कि गर्मी में यही ज्यादा बिकता है, लाइक इन द सेंस गर्मी में आम ज्यादा बिकते हैं, ठीक है, ठंड में तो आम नहीं मिलेंगे ना, तो गर्मी में आम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यदि मैंने बाई चांस आम के ऊपर इंडस्ट्री सेटअप कर ली, ठीक है, तो मैंने एक सीजनल टाइम पीरियड में हुआ ना, तो उस टाइम पे यदि कोई बंदा मशीन्स को लेके वो ये सोचता था यदि मैंने मशीन खरीदी और मेरा इंडस्ट्री जो है वो किसी एक सीजनल चेंज के बेसिस पे, तो मैं मशीन खरीदूं ही क्यों? क्योंकि देखो मशीन मैंने खरीद ली, मशीन बेसिकली यूज कब होगी? 3 महीने, उसके बाद का क्या? उसके बाद तो ऐसी पड़ी रहेगी, धूल खाएगी, खराब हो सकती है, मशीन खराब हो सकती है। सेकंड चीज क्या, मैं लोन के पैसे कैसे चुकाऊंगा, ठीक है ना, मेरे को प्रॉफिट क्या होगा? तो वो लोग किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? वो ज्यादा प्रेफर करेंगे मैनुअल वर्कर्स को। क्यों? देखो मैनुअल वर्कर्स को क्यों प्रेफर करेंगे? उनसे वो बॉन्ड बोलेंगे कि हम 3 महीने के लिए तुमको रख रहे हैं, 3 महीने के बाद तुम अपने गांव जाना और उसके बाद तुम कहीं और चले जाना। लाइक इन द सेंस दिहाड़ी मजदूरी होती है ना, यहाँ पे सबका घर बना है ना, घर पे देखते होगे कोई एक दिन के लिए आता है, फिर अगले दिन कोई और वो चेंज हो जाता है, मजदूर चेंज हो जाता है ना, होता ही है ना। तो वही कंसेप्ट सेम यही है कि सीजनल चेंज ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री सीजनल चेंज के बेसिस पे क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे, वो मशीन को ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करते थे क्योंकि मशीन जो है सर्टेन टाइम में क्या होगी, प्रोडक्शन देगी, बट उसके बाद का प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा? तो इसके लिए वो किसको यूज करते थे? इसके लिए वो यूज करते थे वर्कर्स को बोल देते थे कि यार 3-4 महीने रहना है, इसके बाद जो होगा वो आप चले जाना। उसके लिए उसका उनके साथ जो भी लेखा जोखा वो कर लेते थे और वर्कर्स को क्या करते थे, वो अपनी कंपनी के अंदर काम करवाते थे। हो गया? क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड machines require large capital investment। कैपिटल का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करना। पूरी बात सुनिए आपने, तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो ज्यादा पैसा लगने से बढ़िया मैं वर्कर प्रेफर करूंगा ना, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो, मशीन प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। मशीन प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग पूछूंगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। सेम।
सेम, एक मिनट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सिमिलर, सेम। स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म में तुम क्या दिखते हो? सेम दिखते हो ड्रेस में, ड्रेसिंग सेंस में। यहाँ पे मैंने क्या बोर्ड लिखवाया? मशीन प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स। अब देखो मशीन्स के अंदर यदि मैं किसी फिक्स डायमीटर पे उसको कर दूंगा कि मेरे को यही चाहिए, तो यार वो उसी चीज को प्रोड्यूस करेगा। अब लाइक इन द सेंस हैंडमेड जो चीज होती है उसको हम अब लाइक देखो रेडीमेड कपड़ा है और एक है ना टेलर से बना हुआ कपड़ा है। टेलर के पास जाओगे तो नाप वाप देते हो, ठीक है। टेलर अपने हिसाब, तुम बोलोगे इसको पतला कर दो, इसको कमर थोड़ी लचकी कर दो, कमर थोड़ा पेंट फैला दो, मेरे को बेल्ट बांधने में आसानी पड़ जाए, कपड़े को थोड़ा और लंबा कर दो, तो तुम क्या करोगे? उसको अपने हिसाब से, उस प्रोडक्ट जो तुमको प्रोडक्ट चाहिए उसको अपने हिसाब से ढालोगे, ऑब्वियसली बात है। अब मशीन क्या है? मशीन तो एक नॉन लिविंग है, सबसे पहली बात। उसके अंदर यदि मैंने एक डायमीटर फिक्स कर दिया तो वही चीज का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। रेडीमेड कपड़ा जो होता है वो उतने पर साइज का होता है, उससे कम में ज्यादा का होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यार देखो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है कि जो मशीन स्टार्टिंग में डेवलप हुई है वो किसी एक सर्टेन डायमीटर पे ही होगी, उसको चेंज वेंज करना तो एकदम से इतना आसान नहीं था, मुश्किल ही था। अब आज के टाइम पे आज का स्मार्टफोन और पहले के स्मार्टफोन में क्या अंतर है ये बताओ? आज के स्मार्टफोन में फीचर्स ज्यादा है, इंटरनेट ज्यादा है, बट पहले के स्मार्टफोन में फीचर्स थे क्या? नहीं है ना। तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। तो उसी तरीके से जो पहले का स्मार्टफोन था उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं थे, तो उसी तरीके से जो पहले की मशीन थी उसमें कोई ज्यादा फीचर्स नहीं थे, वो किसी सर्टेन डायमीटर, किसी सर्टेन मतलब सर्टेन मेजरमेंट के ऊपर ही डिफाइन थे। तो उस बेसिस से क्या होता था कि वो कुछ फिक्स ही चीज क्या कर पाते थे? प्रोडक्ट कर पाते थे। अब क्या प्रोडक्ट, वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? लाइक इन द सेंस क्योंकि स्टील की इंडस्ट्री चल रही थी तो हैमर, एक्स, कितने बाय कितने का एक्स चाहिए, कितने बाय कितने की वो हैमर चाहिए, किस टाइप का हैमर चाहिए, तो वही एक सर्टेन डायमीटर किसी सर्टेन रेडियस पे क्या बनाते थे? उसको प्रोडक्शन होता था। तो इससे क्या होता था कि अब जिसको बाय चांस किसी और चीज में शेप में चाहिए, ठीक है, और वो यदि मशीन बना नहीं पा रही है तो उसके लिए क्या, उसको फिर दूसरी मशीन लानी पड़ेगी उस बायस के, तो उसके लिए ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो लोग सोचते थे एक काम करो मशीन से बढ़िया हम क्या लगते हैं? लेबर सकते हैं, लेबर्स क्या वो हम बताएंगे, लेबर उसके हिसाब से बना देगा। समझ गए? समझ गए? ठीक है। उसके बाद ये लिखो, हाँ ये स्पीच में लिखा ना मशीन प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे यहाँ ये लिखो एग्जांपल से लिखो, डिफरेंट मेकिंग ऑफ एक्स एंड हैमर, डिफरेंट मेकिंग ऑफ एक्स एंड हैमर, ठीक है। अब बट एक बात बता रहा हूं आप देखो, सुनो, ठीक है, ये हो गया। लिख लिया डिफरेंट मेकिंग ऑफ एक्स एंड लेबर्स। बट ये कहानी पूरी की पूरी ब्रिटेन में चल रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अमेरिका जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी कि नहीं थी? इतना याद है ना? ब्रिटेन की कॉलोनी थी कि नहीं? अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं, ज्यादा पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू ब्रिटेन कम थी, ठीक है। अब जब ये कॉलोनी ब्रिटेन से आजाद हुई, इसी टाइम पीरियड में ये जो कॉलोनी ब्रिटेन से आजाद हुई तो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी, बट यहाँ पे इंडस्ट्री बूम वो कैसे गया? एक तरीके से इंडस्ट्री बूम कैसे हो गया? अब यहाँ पे वर्कर्स ज्यादा थे नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मशीन को एक्सेप्ट कर लिया, मशीन के ऊपर ही क्या किया? इन्होंने काम किया। इसलिए ना अमेरिका के अंदर ही मोस्टली साइंटिस्ट हुए हैं। कभी सोचा है कि अमेरिका से ज्यादा साइंटिस्ट क्यों उठे? क्योंकि अमेरिका ने हमेशा मशीन्स के ऊपर काम किया है, और मशीन्स के ऊपर काम किया है इसलिए अमेरिका का क्या, अमेरिका किस पे डिपेंड हो गया? मशीन्स पे डिपेंड हो गया। वहां पे वर्कर्स थे नहीं, तो इसलिए अमेरिका में जो पूरा का पूरा देखते हो कि इंडस्ट्री जो है, जो अमेरिका जो आज हमारे पूरा डेवलप्ड कंट्री है वो किस पे डिपेंड है? क्योंकि वहां पे उस वक्त उतनी पॉपुलेशन थी नहीं, तो इसलिए वो लोग किस पे डिपेंड हो गए? मशीन पे डिपेंड हो गए, क्योंकि उनको भी तो इंडस्ट्री चलानी थी ना, तो इसलिए वो किस पे डिपेंड हो गए? मशीन पे डेवलप्ड हो गए। इसलिए वहीं पर सबसे ज्यादा क्या हुए? इन्वेंशन हुए, खोज हुए। हेनरी फोर्ड कहाँ का पैदा हो गया? वहीं का हुआ ना, तो वहीं से वो सारे जो ब्रिटेन के थे उनसे उन्होंने सीखा, उन्होंने अपना सेटअप किया। समझ गए ना? तो एक पॉइंट ये लिखो कि बट कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज लाइक अमेरिका with labor shortage, SHORTAGE, labor shortage, use machine in the place of workers, ठीक है। अब वापस से पूरी कहानी सुनाओ। देखो पूरी कहानी के अंदर हमने क्या देखा
कि पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लिया, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री कैसे सेटअप हुई, फिर उस इंडस्ट्रीज में कितने लोग इंडस्ट्री में जाते थे, ओपन फार्म से किस तरीके से वर्कर शिफ्ट हुए, ठीक है। अब हमने ये बेसिकली फिर ब्रिटेन की इकोनॉमिक में हमने ये घुस के देखा कि यार मेजॉरिटी तो ट्रेडिशनल बेसिस पे ही थे, बट माइनॉरिटी 20% जो थे वो किस पे हो गए थे, इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो गए थे। अब मेन क्वेश्चन हमने ये पढ़ लिया कि यार इंडस्ट्री पे क्यों शिफ्ट हो गए, ठीक है, इंडस्ट्री पे क्यों शिफ्ट हो गए, तो हमने पेस ऑफ चेंज ऑफ सोसाइटी देख लिया। बट उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि यार एक बात बताओ, जब ये लोग शिफ्ट हुए तो बाकी के लोग जो हैं वो क्यों नहीं मशीन पे शिफ्ट हुए, तो उसका रीजन हमने देख लिया, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको भी ये पढ़ना है कि जो वर्कर्स हम काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में ना, उनकी जिंदगी कैसी होगी, ठीक है, समझ गए? आज के टाइम पे एजुकेशन है, उसमें क्या अंतर है ये बताओ। हाँ, पहले के टाइम पे लिटरेसी और पहले के टाइम पे इलिटरेसी, यदि इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो लिटरेसी ज्यादा थी या इलिटरेसी? इलिटरेसी। इलिटरेसी समझती हो ना, पीछे क्या होता है इलिटरेसी नहीं, अब इलिटरेसी तो इलिटरेसी थी तो लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है। अब वर्कर्स भी हैं, वर्कर्स बेसिकली कौन थे, फार्मर्स। फार्मर्स क्या थे, इलिटरेट थे। तो हुआ क्या, कहानी में ये ट्विस्ट हुआ, कहानी में बेसिकली ट्विस्ट ये हो गया कि देखो इलिटरेट थे, अब ये लोग कहाँ गए, शहर में गए। अब शहर का जो रंग रूप है इन कंपेरिजन टू रूरल एरिया वो थोड़ा चेंज है। शहर में यदि हम देखा जाए लिटरेसी लेवल तो वो रूरल एरिया के कंपेरिजन थोड़ा ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो शहर के अंदर गए, अब शहर के अंदर उनको क्या मालूम है, कॉटन की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री है कि नहीं, उनको क्या मालूम कि कॉटन की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री है। तो जो नया बंदा वो जब शहर के अंदर जाएगा तो उसको जॉब ढूंढने में सबसे ज्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। जॉब ढूंढने से ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो उसको जॉब मिलने में क्या होगा, ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। अब वही एक और बंदा है, सपोज वही एक और बंदा है, उसका कोई रिलेटिव शहर के अंदर क्या है, काम करता है, तो वो उससे बात करेगा, उसको पता लग जाएगा कि यार हाँ ये यहाँ ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जॉब सबसे पहले किसको मिलेगा इन दोनों में से, जो काम करेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे लाइफ ऑफ वर्कर्स में पहले ये लिखी हुई है कि देखो जो कंट्री साइड से माइग्रेट हुए, कंट्री साइड से जो बंदे माइग्रेट हुए और टाउन्स में गए, उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब जो है वो इजी नहीं थी। क्या थी, मतलब देखो कंट्री साइड मतलब मालूम है, कंट्री साइड है, कंट्री साइड से जो कौन गए, अरे मेरे भाई साहब कंट्री साइड से गए तो वर्कर लिखो ना, यहाँ कंट्री साइड में थोड़ा घुसा रहा हूं मैं, वर्कर्स कहाँ गए, टाउन बोले तो अर्बन एरिया, तो वहां पे जॉब जो है, जॉब मिलना टफ होगा या इजी होगा, टफ होगा, ठीक है। चीज समझ में आ गई। तो इसके लिए नीड क्या हुई, इसके लिए नीड ये हुई कि वहीं पे एक और बंदा है, वो कंट्री साइड में गया, वो वर्कर है बट उसका कोई रिलेटिव कहाँ पे बैठा है, अर्बन एरिया में, तो उसको जॉब टफ होगा कि सिंपल होगा, सिंपल होगा। तो लाइफ ऑफ वर्कर्स के अंदर ये लिखो कि देखो माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री साइड से, देखो माइग्रेशन ऑफ कंट्री साइड से है ना, मतलब गाँव से वो माइग्रेट हुआ, माइग्रेट का मतलब समझते हो ना, ठीक है भैया, मतलब होता है कि जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अनजान व्यक्ति है और उसको तो यार जॉब मिलने में इजी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने कॉन्टेक्ट बनाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि फॉर, अरे मेरे द जॉब वर्कर्स हैव फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स, ये पूरा चेन लिख लेना समझने के लिए, ठीक है। ये बोर्ड में नहीं लिखना है, अपने हिसाब की स्टोरी बना लेना, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। For taking the job in urban areas, workers had faced so many problems, so had faced so many problems, so they thought, think नहीं लिखना, thought, so they thought network of friendship and keen relation
कीन मतलब होता है नजदीकी भाई, कीन रिलेशंस was very important, was very important। क्या क्या सेंटेंस बोलो। So they thought network of friendship and keen relations was very important to survive in the town or for getting a good job। ठीक है, ये मैं मन से लिखवा रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज नहीं है, और फॉर गेटिंग अ गुड जॉब। ठीक है, दूसरा है भैया शेल्टर। पहला पॉइंट है, ये समझ में आ गया लाइव ऑफ वर्कर्स में। दूसरा पॉइंट है शेल्टर। अब एक बात बताओ, कोई यहाँ पे कहाँ से, महाराष्ट्र से, कोई यहाँ पे यूपी से, कोई कहाँ से, राजस्थान, कोई बिहार से। अब यदि कोई नया बंदा, इधर सुनो, पेन डाउन, एक तो तुम्हारा भोला। अब देखो एक नया बंदा होगा, दूसरा पॉइंट डाल दो शेल्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शेल्टर में क्या, देखो नया बंदा होगा, अब यार उसको कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना, रहने की जगह उसको शहर में कहाँ मिलेगी, अब यदि हाँ दो रिश्तेदार कोई मिल सकती है, अब उसके पास होटल में रहने के तो पैसे नहीं होंगे ना, तभी तो वो शहर में आया है, काम करे, पैसे कमा, घर जाए। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा लाइव ऑफ वर्कर्स में, शेल्टर का जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था यार, यदि कोई नया वर्कर आएगा उसके लिए प्रॉब्लम है, और जो पुराना है उसको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सीजनलिटी वर्क, सीजनलिटी वर्क। ठीक है, वर्क। अब देखो सीजनलिटी वर्क क्या है, देखो इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली सीजनल पे डिपेंड थी, मैंने भी बताया सीजनलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्री की, जो सीजनल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, सेठ जो सीजनल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है, अब वो जिन वर्कर्स को रखेगा, उनके वर्कर्स को लगेगा सीजनली बेसिस पे रखेगा, उसके बाद सीजनल बेसिस पे वो वर्कर्स क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो जो वर्कर्स सीजनली काम करते थे, तो ये भी एक तरीके से क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। लाइक कैसे यार, अब जो बंदा दिवाली में पटाखे बनाएगा, बाद में तो कुछ ना कुछ तो और करना पड़ेगा ना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, जो मजदूर है, एक दिन कहीं और काम करता है, दूसरे दिन कहीं और काम करता है, यहाँ पे मजदूर चौक है ना, एक तो मजदूर है, रोज आते हैं, तो रोज एक दिन कहीं और, दूसरे का कहीं और, तो इनका कैसी, एक उनका पर डे चेंज होता है, और एक फैक्ट्री लेवल पे देखा जाए तो सीजनली चेंज होता है। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या हो गई, सीजनलिटी चेंज लाइफ ऑफ वर्कर्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, चौथा है वेजेस, रुको मैं इसको बता रहा हूँ, एक मिनट बताओ। नेपोलियन जो था, नेपोलियन ने फ्रांस के ऊपर कब रूल किया था, कौन सी ईयर में? हाँ हाँ 1804 में रूल किया था। और नेपोलियन ने वॉर कब स्टार्ट किया था? 1814 में। अरे 1814 में ना वॉर खत्म हुआ था। ठीक है, नियर अबाउट वो टाइम पीरियड आता। ठीक है, तो ले लेंगे कहानी क्या है। कहानी ये है कि इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, रिवॉल्यूशन हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, फ्रांस नेपोलियन में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। लोग, मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर ने पढ़ा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूनिफिकेशन वाले कांड ये सब चल रहे थे। तो वो क्या रहा था, अब देखो जहां पे लड़ाई होगी वहां पे क्या होगा, नुकसान होगा, ऑब्वियसली बात है। और जब नुकसान होगा तो क्या होगी, जो मेकिंग ऑफ किसी भी चीज की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, इंडस्ट्री थोड़ी डाउन होगी। यदि आज इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वॉर हो जाए और इंडिया के पास यदि वेपन्स की कमी हो जाए, तो बाकी इंडिया जो कंट्री है वो सारा पैसा किस पे लगाएगी, वेपन्स पे लगाएगी ना। तो उसी तरीके से किंग होगा, उस वक्त मोनार्कियल किंग्स थे, वो इंडस्ट्री चल रही है, बट यदि बाई चांस वॉर हो गया तो इंडस्ट्री जिस तरीके से प्रोडक्शन करती थी वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, लोग उस टाइम पे कंज्यूम करना बंद कर देंगे। बट वॉर के टाइम पे, बट जैसे वॉर एंड होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। बट एक दिन के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पॉसिबल रहता है क्या, उसके लिए टाइम लगता है। लाइक इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ था कि यार वॉर के टाइम पे तो क्या था कि यार इंडस्ट्रीज जो थी वो थोड़ी टाइम के लिए स्लो डाउन हुई, ठीक है, और वेपन्स इंडस्ट्री जो थी वो तो बढ़ गई थी। बट जैसे ही वॉर खत्म हुआ
जो वेपन इंडस्ट्री थी वो तो स्लो डाउन हुई, बट बाकी की जो इंडस्ट्री थी वो बढ़ गई, उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई, बट उनका प्रोडक्शन करना वो पॉसिबल था क्या? नहीं था। उसी तरीके से क्या था कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अब वर्कर्स, अब हम आते हैं किस फैक्टर पे? वर्कर्स के फैक्टर पे। वर्कर्स के फैक्टर पे हम ये आते हैं कि देखो, जब वॉर ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन के अंदर नहीं चल रहे थे, तो जब उनको वेजेस मतलब क्या? सैलरी, भत्ता, ठीक है ना? वेजेस मतलब क्या? सैलरी मतलब भत्ता। उस टाइम पे जो उनको सैलरी मिलती थी, ठीक है, वो तो ठीक थी वॉर के पहले, बट जब वॉर हो जाता था और जब क्या होता, वॉर होने के बाद का जो सिचुएशन था, उस टाइम पे क्या हो जाता था कि जो प्राइस क्या, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता था वो क्या हो जाता था? हाइक हो जाता था। लाइक इन द सेंस, देखो, अब सपोज समझो ये तुम उस टाइम पीरियड में हो, तुम वर्कर हो, ये तुम काम करोगे, तो तुमको जितनी सैलरी मिलेगी वो तो ठीक है, बट तुमको अपना जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की नीड होगी। किस चीज की नीड होगी? खाने की नीड होगी, पहनने की नीड होगी, ठीक है, रहने की नीड होगी। तो जैसे ही वॉर खत्म होगा तो उनके दाम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जब दाम यदि उनके बढ़ जाएंगे तो तुम्हारी सैलरी उन दाम तुम्हारी जो सैलरी होगी, तो वो क्या तुम्हारी लाइफ उस अमाउंट जो सैलरी है, सपोज मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी सैलरी है और ये जो प्राइस हाइक हो चुका है, ठीक है, तुमको लगता है कि तुम्हारी ये सैलरी जो है इस प्राइस हाइक को कवर कर सकती है? नहीं कर सकती ना। यदि एक और एग्जांपल देता हूँ, यदि तुम्हारी सैलरी सपोज समझो 10 रुपए, यदि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 10 रुपए, बट बिफोर द वॉर तुम्हारी सैलरी 10 रुपए, बट आफ्टर द वॉर क्या हुआ कि जो क्वांटिटी है मतलब जो माल है उसका दाम जो है वो कितना बढ़ गया? 60 रुपए। तो तुम तो नहीं खरीद सकते ना। लाइक इन द सेंस मैं वापस ये कह रहा हूँ कि सपोज समझो कि एक प्रोडक्ट है उसका दाम 10 रुपए और तुम्हारा जो सैलरी वो भी 10 रुपए, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम खरीद सकते हो, ऑब्वियसली बात है। बट होता क्या है, वॉर हो जाता है, वॉर के बाद क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसका दाम यदि 50 रुपए हो जाता है और तुम्हारी सैलरी यदि 10 रुपए, तो क्या तुम खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्कर्स का क्या है? एक वेज और उसका रियल वेज और रियल वेज। कहना क्या चाहता हूं मैं? ये कहना चाहता हूं, देखो, रियल वेज क्या बोलेंगे? रियल वेज उसको बोलेंगे जो ऑन द ग्राउंड, ऑन द मार्केट में जो क्या है, नीड है, और वेज क्या है? सैलरी जो वर्कर्स को मिलती है। मतलब क्या कि मतलब ये है कि सेठ लोग जो है वो वर्कर की सैलरी आफ्टर द वॉर भी सेम ही रखते थे, और जब आफ्टर द वॉर सेम ही रखते थे तो शहर के अंदर जब प्राइस हाइक हो चुका था तो वर्कर्स वो खरीद नहीं पाते थे। तो ये जो तो एक तरीके से उनका क्या हुआ, जब वो खरीद नहीं पाते थे तो उनके साथ क्या होगा? उनको एक तरीके से प्रॉब्लम होगा, और जो प्रॉब्लम होगा यही लैक ऑफ वर्कर्स में एक तरीके से उनकी जीवन जीने में सबसे बड़ी क्या होगी? कठिनाई होगी। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, जो मार्केट के अंदर तुमको पैसा जो तुम खरीदोगी ना वो तुम्हारी नीड है। सपोज देखो, समझ में नहीं आ बता रहा हूँ, तेरी इनकम है, सपोज समझ तेरे को है ना एक पार्ले को खरीदना है, आज पार्ले का दाम कितना है? 5 रुपए। तेरी जो तेरी कमाई है वो भी कितनी है? 5 रुपए। तो वो भूख लगेगी ना तो पार्ले जी खाएगी, तो 5 रुपए तेरी कमाई है और 5 रुपए का पार्ले जी है, तो तू उसको क्या कर सकती है? खरीद सकती है। तो इस टाइम पे तेरी जो सैलरी है और जो मार्केट में प्राइस है वो दोनों सेम है कि नहीं? बट अब सपोज समझ कि मैंने ना तेरे एरिया के ऊपर अटैक कर दिया, वॉर कर दिया, ठीक है, और वॉर होने के बाद जैसे वॉर खत्म हो गया तो क्या हुआ? वापस से मार्केट सेटअप होगा। ऐसा तो नहीं मार्केट भी खत्म हो जाएगा, सेटअप होगा ना मार्केट, भूख देखो वापस से लगेगी ना। तो अब होगा क्या, जो पार्ले जी कंपनी है उसका वॉर के टाइम पे तो प्रोडक्शन कम हो गया, बट वॉर जैसे हिट होगा तो वापस से सेटअप होगा, ठीक है, वापस सेटअप होगा। बट एक ही दिन में प्रोडक्शन इंक्रीज करना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। जब प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ जाएगा। अब दाम यदि पार्ले जी बिस्किट का कितना हो जाता है? 10 रुपए, ठीक है, बट तेरी सैलरी कितनी है? 5 रुपए। तो तू क्या उसको खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती है। तो यहाँ पे जो रियल वेज है, रियल वेज मतलब क्या होता है? जो मार्केट का प्राइस है उसके कंपेरिजन जो वर्कर की सैलरी है वो क्या है? एक मिनट, क्या है? कम है ना। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ? वर्कर्स की लाइफ में प्रॉब्लम हुई ना। समझ में आ गया? अब याद रखो, अब मैंने एक पॉइंट पढ़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, यूनिफिकेशन के पहले भी कि पॉपुलेशन क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी यूरोप में, याद है? पॉपुलेशन भी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड कहां से बढ़ जाएगी? सुन तो ले बात, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन कौन इंक्रीज करेगा? जो लोअर ग्रेड्स के फैमिली होंगे। हमारे इंडिया में देखो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? लोअर क्लासेस की ना, मिडिल क्लासेस की। गवर्नमेंट किस पे काम करती है?
मिडिल क्लास पे। तो ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पीरियड में भी जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वो कौन सी क्राइटेरिया में होगी, लोअर क्लासेस में होगी, फार्मर क्लासेस में होगी। तो वर्कर्स कौन बनेंगे, फार्मर क्लासेस। तो पॉपुलेशन इंक्रीज का एक मेजर फैक्टर क्या होगा कि ये वर्कर्स बन जाएंगे, ठीक है, वर्कर्स बनेंगे। बट होता क्या है कि एक्सेस अमाउंट के अंदर मैंने लिखा था फैक्टर कि प्लेंटी अमाउंट के अंदर वर्कर्स होते हैं। अब सपोज समझिए मैं स्टेट हूँ, मेरे को 20 लोगों की जरूरत है और मेरे सामने इंटरव्यू के लिए 80 लोग आए, तो मेरे को तो सिर्फ 20 ही लेना है ना, मैंने 20 ले लिए, बाकी के 60 जो है वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसका मतलब ये फिफ्थ पॉइंट है, इसका मेन मतलब मैंने ये लिखवाया है, इसका मेन मतलब ये है कि पॉपुलेशन इंक्रीज से क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। और इस अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा कि जो क्या होता है पॉवर्टी है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसमें पॉवर्टी इंक्रीज होगी लोअर क्लासेस में, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्कर्स क्लास में, ठीक है, लिख लो भाई। Increase of population has caused, ये मैं लिखवा रहा हूँ पर इसको बुक से भी देख लेना एक बार ऊपर करके, ठीक है, ये तुमको समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ ये वाला। क्या लिखवा है मैंने, increase of population has caused the unemployment in workers class. Due to this proportion of unemployed, proportion मतलब समझते हो ना, हाँ समझते हो ना, इधर in this class कौन सी क्लास, लोअर क्लास में कौन, वर्कर्स। in this class has increased, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा हम किसके पर्सपेक्टिव पे सोच रहे हैं, वर्कर्स की लाइफ के पर्सपेक्टिव पे। तो अब एक बात बताओ, मैं वर्कर हूँ, ठीक है, अब ब्रिटेन के अंदर जो वर्कर है, ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि 20% जो वर्कर्स है वो कहाँ है, शहर में, शहर ना यार बात तो सुनो, 20% कहाँ है, शहर में। अब एक बात बताओ यार, मशीन भी डेवलप हो रही है, कुछ लोग अब मशीन भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब वो मशीन क्या कर रही है, वर्कर की जगह क्या कर रही है, ले रही है। तो कुछ वर्कर्स का दिमाग खराब हुआ कि मशीनों ने हमारा क्या छीन लिया, रोजगार छीन लिया, हमारे रोटी कपड़ा छीन लिया। तो ये भी क्या हो जाएगी, वर्कर्स की लाइफ में प्रॉब्लम होगी। ऑब्वियसली बात है, ये भी क्या हो जाएगी, एक तरीके से प्रॉब्लम होगी। क्यों, यदि देखो, यदि आज हम ये सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल रोबोट्स आज के टाइम पे ये क्या है, नेसेसरी है। बट एक बात बताओ, आज के टाइम पे यदि हमें हर जगह हमने एआई फिक्स कर दिए, तो तुमको लगता है कि जो कंट्री के लोग हैं वो क्या करेंगे, फिर उनको पैसा कहाँ से मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि एआई को हर जगह फिक्स कर देना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को हर जगह फिक्स कर देना चाहिए, कहते हैं ना। बट उसका मेजर नेगेटिव ड्रॉबैक क्या है, मेजर नेगेटिव ड्रॉबैक है कि यार जो वर्कर्स क्लास होती है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अब जो इन जगह काम करते हैं उन लोगों को रोजगार कौन देगा, उनकी जगह यदि मशीनों ने ले ली तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी जो वर्कर्स मतलब यहाँ पे जो प्लेंटी अमाउंट में वर्कर्स हैं वो ये सोचते हैं कि यार इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनों ने क्या कर ली, जगह ले ली है, ठीक है, तो हमारा जो रोटी का कमाने का साधन था वो क्या कर लिया, मशीनों ने छीन लिया। तो वो अपना गुस्सा किस पे निकालेंगे, मशीनों पे निकालेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मशीन्स फर्दर इंक्रीज, हाँ मशीन्स फर्दर इंक्रीज the problems due to this people became hostile का मतलब क्या होगा, मशीनों से नफरत करना, ठीक है, नफरत, शत्रुता। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुता, नफरत, हॉस्टाइल। अरे नहीं भाई साहब, बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये नहीं है। हॉस्टाइल का स्पेलिंग ये है HOSTILE, ठीक है। हॉस्टाइल टुवर्ड्स, किसकी तरफ हॉस्टाइल होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक तरीके से मशीन ही होगी ना, टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। एंड तो यहाँ पे क्या पूरा क्या लिखा है मैंने,
अटैक ऑन अटैक ऑन स्पाइनिंग जेनी मिलीग्राम। स्पाइनिंग जेनी क्या होता है ये हल्का सा बताता हूँ, ठीक है। अभी क्या हाल के टाइम में जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें बड़ा सा वो होता है, जेनी होता है। अब देखो पहले क्या है कि एक सूत काटते तो और एक चरखा घुमाता था। स्पाइनिंग जेनी में क्या है कि सूत रख दिए वो अपने आप घुमाता है। मैं वो वीडियो भेजूंगा ना, और उस वीडियो के एक बड़ा सा वो होगा, घूमता रहेगा और वहां पे देखोगे कि बहुत सारे ना सुई के अंदर फंसे होंगे, वो धागे को क्या कर रहा होगा, लपेट रहा होगा, सूत काट रहा होगा। उसको बोलते हैं स्पाइनिंग जेनी, ठीक है ना। हाँ। उनकी लाइफ, वर्कर्स की लाइफ में क्या हुई, प्रॉब्लम्स हुई। बट इसी टाइम पे क्या था, देखो इसी टाइम पे क्या है कि मशीन्स क्या हो रही थी, स्टार्टिंग फेज में डेवलप हो रही थी, ठीक है। उन्होंने फैक्ट्रीज के अंदर सेटअप तो कर लिया था, बट इसके साथ में वो क्या रहा था, देखो इसके साथ में क्या हो रहा था कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी क्या हो रहा था, बूम हो रहा था। कंस्ट्रक्शन क्यों करना है, कंस्ट्रक्शन इसलिए करना है ताकि टाइम क्या हो, रिड्यूस हो, कंफर्टेबिलिटी बढ़े। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए वर्कर्स। तो ज्यादा अमाउंट में जो वर्कर्स होते थे वो मशीन फैक्ट्रीज की जगह कहां चले जाते थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चले जाते थे, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है ना, रोजगार के लिए। क्योंकि देखो फैक्ट्रीज के अंदर तो मशीन है और फैक्ट्री क्या है, एक शेल्टर के अंदर है, तो वहां पे मिनिमम अमाउंट लोगों की नीड है, बट लोगों को तो रोजगार चाहिए ना, उसके रिप्लेसमेंट में तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट में क्या ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाते थे। कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या बनाते थे, ब्रिज बनाते थे, घर बनाते थे, रेलवे की पटरी लगाते थे, ठीक है ना। अब रेलवे की पटरी आज के टाइम में मशीन से लग जाती है, तभी वो वर्कर की नीड होती है, तो उस टाइम पे तो ज्यादा वर्कर की नीड होगी। लाइक इन द सेंस ये वाली पिक्चर देखो, अब लकड़ी का घर बनाना है तो वहां पे किसकी नीड होगी, वर्कर की नीड होगी। जॉब अपॉर्चुनिटी उनको इनकम फैक्ट्री की जगह कहां मिल गई, कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। पिक्चर देखना अपनी इधर, ठीक है। तो ये देखो बट हाँ नहीं वो एंड में, हाँ 7 पॉइंट आगे लिखो। बट construction work in cities provided relief, RELIEF, relief मतलब क्या होता है, आराम। प्रोवाइड रिलीफ, किसको रिलीफ करेंगे, रिलीफ टू वर्कर्स। एग्जाम्पल में क्या, मेकिंग ऑफ ब्रिज, मेकिंग ऑफ रेलवेज, ठीक है, एक्सेट्रा डालना। चैप्टर का एक पार्ट खत्म हुआ जिसके अंदर हमने ये देखा कि ब्रिटेन के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्री सेटअप हुई, किस तरीके से फैक्ट्री सेटअप हुई, क्या वर्कर्स का स्टेटस रहा, क्या हुआ, मशीन्स का क्या स्टेटस रहा। इतना क्लियर है, इसलिए कोई डाउट है नहीं है, इधर मुल्कों की सेना।